हेलो एवरीवन। अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री सीटेट 2024 के लिए विज्ञान का ये छठा पाठ है ना। ग्रीष्म अवकाश के बाद लघुन, घोलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती हैं। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं। वह पूछती हैं, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न हैं? उनके आकार और रंग क्या क्या हैं? जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी हैं? सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि, है ना। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। जैसे कि ये देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं और गंगा के मैदानों लहुरादेवा और बलूचिस्तान मेहरणगढ़ में पाए गए हैं। लगभग 4000 सामान्य संवत BCE सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें स्लिप कहा जाता है, का अनुप्रयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकों विकसित हुई, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 और 8000 से पुराने बर्तन मिले हैं, है ना। यह तकनीक हड़प्पा सभ्यता 2600-1900 सामान्य संवत पूर्व के दौरान और भी परिष्कृत हो गई, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामिति पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया है। मतलब जो बर्तन और वो बनाए गए हैं उन पे मछली और गाय और विशेष कीटों के मतलब चित्र बनाए गए हैं, है ना। हंडियाँ, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानी पूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था, है ना। पहले मिट्टी के बर्तन चलते थे, अब तो स्टील के चलते हैं। और फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था। पहले मिट्टी को बहुत अच्छे से ढूंढते थे, कौन सी मिट्टी कहाँ पे लगेगी, है ना। उसको बहुत अच्छे से छान कर पीस कर, है ना, उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। जब पक जाती है मिट्टी उसे टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया, है ना। जैसे कि ये है कठोरता, कोमलता, चमक, द्योतहीनता, है ना। ये सब रखे हुए हैं। प्लास्टिक के हैं, कुछ मुश्क के हैं। चरखा है, ये गेंद, कैंची, पेंसिल, किताब, पैमाना, है ना। वस्तुओं को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ये कलर देख रहे हो गिलास के, इस बनाए जा सकते हैं। क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा? नहीं। कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि गिलास से
कपड़े के गिलास से पानी अपने आप बह जाएगा क्योंकि तरल होता है पानी। गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। जैसे कि हमें ठोस रखना है तो कपड़े में भी रख सकते हैं, है ना, किसी बर्तन में भी रख सकते हैं। और गीला जैसे पानी तरल जो फैल सकता है उसको उस हिसाब से, जैसे मिट्टी के बर्तन है, स्टील का गिलास है तो उसमें रखेंगे। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है, प्लास्टिक, धातु और स्याही। विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? नहीं, है ना। गेंदें अलग अलग उसकी होती हैं। टेनिस की गेंद, क्रिकेट की गेंद, है ना, ये हस्त व्यायाम की गेंद जो जैसे ब्लड प्रेशर के लिए बनाई जाती हैं उसके लिए। गेंद खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे उनका आकार, रंग, गठन, कठोर या मुलायम, और वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए प्रयुक्त गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती हैं, है ना। अवलोकन करें। वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूहों में विभाजित करें। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से वे बनी हैं उनके आधार पर समूह में विभाजित किया होगा। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है, इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं के रखने की व्यवस्था कैसी की गई है ना। विभिन्न सामग्रियों में निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। वहीं लोहा तांबे या एल्युमिनियम से भिन्न दिखता है। तथापि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं, जैसे उन्हें लकड़ी से अलग बनाती हैं। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे के तार, एल्युमिनियम की पन्नी और पीतल, कांच, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें। इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश डालने पर चमकती है? उनके गठन, खुरदरी या चिकनी, रंग या ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। जिन सामग्रियों की सतह प्राय चमकदार होती है उनका स्वरूप द्योतमय चमकदार होता है। चमक वाली ऐसी सामग्रियां सामान्यतः धातु होती हैं। धातुओं के उदाहरण में लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित है। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभावों के कारण अपनी चमक खो देती हैं। ये फीकी एवं द्योतहीन दिखाई देने लगती हैं। परिणाम स्वरूप हम प्राय केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। द्योतहीन चमकहीन सामग्रियां वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती। द्योतहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण कागज, लकड़ी, रबर, जूट इत्यादि। एक पुरानी कहावत है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती। कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थों की पतली परतों से लेपित किया जाता है जिससे वे चमकदार दिखती हैं। ये सामग्रियां धातु नहीं भी हो सकती हैं। कौन कौन सी सामग्रियां कठोर होती हैं? जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं, संपीड़ित करना दबाना, तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन होता है। जो ठोस होती है पत्थर जैसी, उनको दबाना कठिन है।
जबकि कुछ अन्य सामग्रियां जैसे रबड़ आसानी से दबाया जा सकता है। एक धातु की चाबी लें और उससे लकड़ी के टुकड़े, एल्युमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चाक और किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तु की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोंची जा सकती हैं? जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है वे नरम होती हैं, जबकि अन्य सामग्रियां जिन्हें दबाना या खरोंचना कठिन होता है वे कठोर होती हैं। तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए रबड़ स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम। ईंट कठोर पकी हुई, जल की बोतल कठोर होगी, सामग्री पकी हुई होगी, तकिया, गिलास, मेज, स्वेटर, है ना। गुलन, शीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं। गुलन एक दीवार के पीछे छुप जाता है, शीत बगीचे में एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रॉस्टेक कांच के दरवाजे जिसकी सतह धुंधली होती है के पीछे छुप जाती है। शीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से यह सब होते हुए देख सकता है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जा सकता है। कांच, जल, हवा, सेलोफेन, कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण है ना। यहाँ से देखा जा सकता है घा, और ये घा को भी देखा जा सकता है क्योंकि कांच है ना, कांच धुंधला है और धुंधली से देखा जा सकता है ना। गुलन, शीत और सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? आप सोचिए कि क्या ऐसा संभव है कि शीत का भाई घर की लकड़ी की बंद खिड़की में से शीत और उसके मित्रों को देख सकता है? अधिकांश सामग्रियां ऐसी हैं जिनके आर पार देख नहीं पाते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जा सकता है। लकड़ी, गत्ता और धातु अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है। बटर, पेपर या फ्रॉस्टेड कांच पारभासी सामग्रियों के उदाहरण हैं, है ना। कांच का गिलास, बटर पेपर, रबर, खिड़की का कांच, लकड़ी का बोर्ड, फ्रॉस्टेड कांच। शाम को जब गुलन खेल कर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था, उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। गुलन की माँ ने एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 टुकड़ी चुटकी नमक और थोड़ा नींबू रस मिलाया और उसे यह शिकंजी पिलाई। गुलन ने देखा कि उसकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही थी और थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गए। पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें। जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो कैसे व्यवहार करते हैं, है ना। कुछ सामग्रियां जल में मिलाने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती हैं। हम कहते हैं कि यह सामग्री जल में घुल जाती है, यह जल में घुलनशील है। कुछ सामग्रियां जल में नहीं घुलती और बहुत देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होती। ये सामग्रियां जल में अघुलनशील हैं। जब हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। जल में घुलनशील, चीनी डाल दो। जल में अघुलनशील, जैसे साफ दिखाई दे रहा है गंदा, है ना। आप स्वयं ORS बनाएं। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी, निर्जलीकरण के उपचार के लिए किया जाता है। ये ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ORS तैयार किया जा सकता है। क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं? आइए पता लगाते हैं। जल में विद्यमान
गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं? कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। यह जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। 3 कागज एक जैसे कप या कटोरे लें। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरें। एक कप में जल भरें और इसे क के रूप में चिह्नित करें। दूसरा रेत से भरें, इसे क के रूप में चिह्नित करें और तीसरा कंकड़ से भरें और इसे ग के रूप में चिह्नित करें। पूर्व अनुमान लगाएं कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तौलें और उसमें दर्शाई संख्या को अपनी नोटबुक में लिखें। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है ना। कोई सामग्री भारी है या हल्की है, इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को पता कर किया जाता है जब उसके आयतन समान होता है। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वह अभिवादन स्वीकार करती हैं और एक विशेष प्रयोजन से कहती हैं, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती हैं, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। बातचीत जारी रखते हुए वह 2 विद्यार्थियों को कांच के 2 समान गिलास देती हैं और उन्हें उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रम से गिलास में डालने के लिए कहती हैं। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक का गिलास जल से आधा भर जाता है जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है। आधा भरा हुआ गिलास, पूरा भरा हुआ गिलास, दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है? मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलास की क्षमता समान है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग होता है जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है तो जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई? अब मुझे इसका कारण समझ में आया। आपने दुकानों में अलग अलग आकार की पीने के जल की बोतलें बिकती हुई देखी होंगी। क्या आपने देखा कि बोतलों पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 ml, 200 ml इत्यादि लिखा रहता है? यह बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। पीने के जल और दूध की बोतलों में 500 ml का लेबल लगा होता है जो आयतन दर्शाता है। द्रव्यमान और आयतन 2 गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिनमें से 2 गुण विद्यमान हों? कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहा जाता है और द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है और इसे ग्राम और किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन को लीटर और मिलीलीटर की इकाइयों में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में केजी लिखा जाता है। वाक्य के अंत को छोड़कर केजी के चिन्ह के बाद के और जी के बीच कोई जगह नहीं और उसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाया जाता। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्यात्मक मान और इकाई के बीच में अंतराल छोड़ें। उदाहरण के लिए यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम है तो इसे 7 केजी के रूप में लिखा जाएगा, ना कि 7 kgs के रूप में। इसी प्रकार लीटर को बड़े एल के रूप में और मिलीलीटर को ml के रूप में संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। ml के बीच कोई अंतराल नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 500 मिलीलीटर जल है तो उसे
इसे 500 ml लिखा जाएगा। एम छोटे अक्षर लोअर केस में होता है और एल बड़े अपर केस में होता है। एसआई प्रणाली में घन मीटर को संक्षेप में एम क्यू कहा जाता है। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम को मूर्धांक सुपरस्क्रिप्ट 3 के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो इसे 2 मीटर घन पर पावर 3 लिखा जाएगा। संख्यात्मक मान और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़ें। 1 MQ बराबर 1000 लीटर। द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, शर्करा, नमक, लोहा, ऑक्सीजन। क्या हमारे पास आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती हैं? इस संबंध में आपने मित्र के साथ चर्चा करें। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ द्रव्य हैं, और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती हैं और भिन्न भिन्न व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर बनाए हैं। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहे। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीखा है। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। क्या आपने सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्यों के जीवन में क्या परिवर्तन किया? क्या यह वरदान या अभिशाप है? हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियां देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले ही अस्तित्व में रही होंगी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया होगा। प्राचीन भारत में भी ऐसी वर्गीकृत प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद, जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उसमें भी भौतिक पदार्थों को समूह में बांटने की एक प्रणाली है। गुर, मंद, हिंद, स्निग्ध, श्लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, गुड़ा, ससूक्ष्म, विशंता, विशंति, से विपर्यया। इस श्लोक में यथार्थ रूप से 20 गुणों, विपरीत गुणों के 10 जोड़े के बारे में बताया गया है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्रणालियों जैसे पौधे, जंतु या मनुष्य, पर्यावरण और भोजन का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। ये गुण: गुर भारी, मंद, धीमा, हिम ठंडा, शीतल, स्निग्ध, चिकना, श्लक्षण मुलायम, सांद्र ठोस, मृद मुलायम, स्थिर सूक्ष्म छोटा, विशद गैर चिपचिपा, लघु भार में हल्का, तीक्ष्ण त्वरित, तीव्र उष्ण, गर्म तप्त, सूखा, खर खुरदरा, द्रव तरल, कठिन कठोर, चल चलायमान, गतिशील अस्थिर, स्थूल बड़ा, स्थूल पिच्छल चिपचिपा, है ना। वर्गीकरण प्रमुख शब्द हैं, ये सारांश है। वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती हैं। कोई वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से बनी हो सकती हैं। हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। सामग्रियों को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। सामग्रियों में विभिन्न गुण होते हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। सामग्रियों को उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर समूहबद्ध या वर्गीकृत किया जाता है। सामग्रियां उनके स्वरूप के आधार पर समूह में बांटी जा सकती हैं, जैसे द्वितीयम चमकदार या द्युतिहीन, चमकहीन और कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर
जैसे कठोर या नरम। सामग्रियों को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके आर पार कितनी स्पष्टता से देख सकते हैं। कुछ सामग्रियां जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य अघुलनशील। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का मापन है ना। यह है तो लोहा, पारदर्शी, ठोस, जोड़े मिलाए लोहा, है ना। अपारदर्शी, अपारदर्शी से मिलेगा ये मिलान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।